हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं कथा संग्रह में कहानी, जो कि दूसरे नंबर की कहानी, ठीक है। तो उस कहानी के बारे में हम लोग समझेंगे। और देखिए, ये जो कथा संग्रह है ना, कक्षा 7 की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और इस बुक में जो है मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानी दी हुई है। तो मैं मतलब वन बाय वन, मतलब पहले हम लोग इसकी कहानी एक कहानी अपलोड कर चुके हैं। कौन सी कहानी थी? अभिमानी रावण की कहानी थी, ठीक है। तो अभिमानी रावण की कहानी जो है हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे और आप लोग को मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कथा संग्रह में जो कि मनोरंजक और शिक्षाप्रद की कहानियाँ होंगी, जो कि 5-7 कहानियाँ होंगी, 9 कहानियाँ टोटल कितनी है इस बुक में? 9 कहानियाँ हैं। और मैं वन बाय वन, मतलब डेली बेसिस पे वन बाय वन कहानियाँ आपको बताता चलूँगा और सुनाता चलूँगा, ठीक है। और इस कहानी में क्या है कि बहुत ही शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप अगर बच्चों, आप देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं, कहानी सुन रहे हैं, एक लड़की और एक लड़का, ठीक है। यहाँ पे कहानी सुन रहे हैं। तो बच्चों, आज की कहानी किसकी है? आज की कहानी वरदराज की कहानी, ठीक है, जो कि पाठ 2 की है। कौन सी है? पाठ 2, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं पाठ 2 का है। ये एसएससी बोर्ड की किताब है। हालाँकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी किताब हो, बस आपको कहानी का जो शिक्षा है वो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज इस कहानी को, ठीक है। यह कहानी पुराने समय की, शुरू करते हैं। यह कहानी पुराने समय की है। उस समय आज की तरह स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। उन दिनों सभी विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रय में रहकर पढ़ाई करते थे, और शहर और गांव के कोलाहल से दूर, मतलब शहर और गांव की जो भीड़ होती है उससे दूर, वनों में पेड़ पौधों और पुष्पों के बीच सभी विद्यार्थी रहते थे। मतलब पहले, आज के समय में शहर और गांव में रहते हैं लोग, और शहर और गांव में ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या है, शहर गांव गांव की भीड़ से लोग दूर होकर के वनों में पेड़ पौधे और पुष्पों के बीच विद्यार्थी रहा करते थे, ठीक है। वे आश्रम में संतुष्ट जीवन व्यतीत करते थे। भिक्षा मार कर आश्रम में मिलकर बैठकर खाते थे और अपने गुरुजनों की सेवा करते थे और सम्मान करते थे। माता पिता भी बच्चों को गुरु के आश्रम में छोड़कर निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास हुआ करता था, विश्वास था कि आश्रम में रहकर उनका बच्चा आज्ञाकारी, विद्वान और समझदार बनेगा। ऐसे ही एक आश्रम में बहुत ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। मतलब पहले क्या हुआ करता था, आपको पता होगा, आप लोग के पिता के समय में, जब आप लोग के पिता जो पढ़ते थे तो आश्रम में पढ़ा करते थे, ठीक है। मतलब जंगल में जाकर के पढ़ा करते थे पेड़ पौधों के बीच, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक दिन उस समय उस आश्रम में वरदराज नामक एक विद्यार्थी आया, ठीक है। एक आश्रम था, उसमें एक वरदराज नामक एक विद्यार्थी आया। वह एक हष्ट पुष्ट और लंबा बालक था, बहुत ही हष्ट पुष्ट और लंबा बालक था। और वह व्यवहार कुशल था, मतलब बहुत ही व्यवहारिक था, और शालीन था, मतलब बहुत ही प्रेम से बात करता था। वह सबसे मीठी बोली में भी बोलता था, मतलब सबसे प्रिय वचन बोलता था। वह सबका ध्यान भी रखता था, वो सभी का क्या करता था? ध्यान भी रखता था। अपने गुरु का भी वह बहुत सम्मान करता था, अपने गुरुओं का भी सम्मान करता था। बच्चों, आप सभी को मैं बता दूँ कि अपने गुरुओं का, अपने माता-पिता का सर्वोच्च सम्मान, मतलब सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, और सभी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो वरदराज में केवल एक अवगुण था, वो पढ़ाई-लिखाई में एकदम अनाड़ी था, मतलब पढ़ाई-लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। उस पे पढ़ाई की कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। वो पढ़ाई में, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ने में मतलब मन नहीं लगाता था, ठीक है। धीरे-धीरे उसके सहपाठी उसे मूर्ख समझने लगे। धीरे-धीरे उसके जो सहपाठी थे, जो उसके मित्र थे, उसके दोस्त थे, वो उसको क्या समझने लगे कि मूर्ख। मतलब देखिए, जब आप भी नहीं पढ़ेंगे या आपको कोई चीज़ नहीं आएगा तो आपके दोस्त आपको मूर्ख समझने लगते हैं, आपको चिढ़ाने लगते हैं, ठीक है। उसके सहपाठी आगे बढ़ गए, और जो विद्यार्थी उसके बाद आए थे वो भी आगे बढ़ गए, परंतु उसका कुछ नहीं हुआ। जो उससे पहले के विद्यार्थी आए थे, जो उससे पहले मतलब उससे पीछे हुआ करते थे, वो भी वो सभी विद्यार्थी क्या हुआ, वरदराज से आगे बढ़ गए, ठीक है। वरदराज थोड़ा-सा पढ़ाई लिखाई में क्या था, एकदम अनाड़ी था, पढ़ने लिखने में कमज़ोर था, ठीक है। गुरुजी उस पर बहुत ध्यान देते थे, गुरुजी उस पर बहुत ध्यान देते थे, उसे अलग से भी पढ़ाते थे, समझाते थे, पर सब व्यर्थ था, ठीक है। जो भी गुरुजी उसके अलग से ध्यान देने के बाद भी वह अच्छा से पढ़ नहीं लिख पाता था, पढ़ और लिख नहीं पाता था। उसके मस्तिष्क में कोई बात ठहरती नहीं थी। जो भी गुरुजी उसको बात समझाते थे, वह उसके मस्तिष्क में ठहरती नहीं थी, वो भूल जाता था, ठीक है। अब तो आश्रम के सभी विद्यार्थी उस पर हँसते थे। क्या करते थे? अब उसके सभी जो विद्यार्थी आश्रम हुआ करते थे, वो सभी के सभी उसके ऊपर क्या हुआ था, हँसते थे, उसे चिढ़ाते थे, और मूर्ख शिरोमणि कहा करते थे। क्या कहते थे? मूर्ख शिरोमणि कहकर उसको चिढ़ाया करते थे, ठीक है। तो बच्चों, धीरे-धीरे 5 वर्ष गुजर गया। धीरे-धीरे वह बालक इसी तरीके से पढ़ाई-लिखाई में अनाड़ी होते हुए वो 5 वर्ष गुजार दिया। गुरु ने स्वयं भी निराश, गुरुजी उसके जो है स्वयं निराश हो गए कि पढ़ लिख नहीं रहा है। जब बात उनकी सहन शक्ति से बाहर हो गई, जब वो एकदम अब सह नहीं पा रहे हैं कि एकदम ये पढ़ ही नहीं रहा है, तो अब क्या किया जाए आगे? तो उन्होंने वरदराज को वापस भेजने का निश्चय, उसने क्या किया, जब ये
वरदराज जो पढ़ लिख नहीं रहा तो उसको क्या किया जाए, वापस भेज दिया जाए। ठीक है। एक दिन गुरुजी ने वरदराज को बुलाकर अत्यंत निराशापूर्ण स्वर में कहा। ठीक है। जो वरदराज को उसके गुरु ने बुलाया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है। इसको सब चिढ़ाते थे। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं फोटो में कि ये जो है ये वरदराज है, और इसको सब देखिए हंस के चिढ़ा रहे हैं सभी। देखो ये आप क्या कर रहे हैं, इसको चिढ़ा रहे हैं। ठीक है। मूर्ख शिरोमणि कहते थे इनको चिढ़ा करके। तो उसके गुरुजी ने जो वरदराज को बुलाया और निराशापूर्ण से मतलब बहुत ही दुखी मन से कहा, हे वत्स, ऐसा लगता है कि विद्या देवी माँ सरस्वती तुम पर प्रसन्न नहीं है। मतलब विद्या माता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, इसीलिए ये पढ़ना लिखना तुम्हारे वश में नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें अलग से पढ़ाया, हर उपाय से तुम्हें सिखाने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ रहा। मैंने तुमको सारी कोशिशें की पढ़ाने लिखाने की, लेकिन वो सब व्यर्थ रहा। उस पर तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया। बातें समझ में आ गई होगी। अब आश्रम में समय नष्ट करने से अच्छा है कि तुम कोई अन्य कार्य सीख लो और अपने परिवार की सहायता करो। गुरुजी बोलते हैं कि देखो, आश्रम में तुम अपना समय नष्ट मत करो, तुम कोई और कार्य सीख लो और अपने परिवार की क्या करो, सहायता करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह बात सुनकर वरदराज एकदम डिस्टर्ब हो गया। क्या डिस्टर्ब हो गया? वो सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। उन्होंने क्या किया, देखिए वरदराज ये बात सुनकर बहुत उसको दुख हुआ कि गुरुजी मुझे यहाँ से हटा रहे हैं। कहाँ से? आश्रम से। देखिए ये गुरुजी यहाँ पे बुलाए हैं उसको, और वरदराज को क्या करें, समझा रहे हैं। गुरुजी की बातें सुनकर वरदराज के पैरों तलों की जमीन खिसक गई। वो सोचा कि ये कैसे हो सकता है। वह जानता था कि उसके पिताजी बड़े विद्वान थे। वरदराज के पिताजी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, और वे उन्हीं की उनसे उससे भी वैसी उम्मीद रखते थे। मतलब उसके पिताजी भी सोचते थे कि वरदराज भी एक विद्वान व्यक्ति बन जाए। यदि वह वापस गया तो उसके पिताजी से क्या कहेगा, उसे आश्रम से निकाला गया है, सभी क्या कहेंगे, वो मुझे विद्वान पिता का मूर्ख पुत्र कहकर हंसेंगे। मतलब विद्वान पिता का एक मूर्ख पुत्र होगा, ऐसा कहकर सब उसका मजाक उड़ाएंगे। यही सब बात सोचकर वह निराशा में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू टपके। वह गुरुजी से कहना चाहता था कि वे उसे ना निकाले, पर कैसे कहे, क्योंकि वह तो स्वयं अच्छी तरह से जानता था कि शायद विद्या प्राप्त करना उसके पास में नहीं थी। वो गुरुजी से आखिर कहे तो कैसे कहे, क्यों? क्योंकि कितना भी कोशिश कर ले, इसकी विद्या दिमाग में घुसती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। गुरुजी उसको समझा रहे हैं। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। वो क्या किया, वो अपना आत्मविश्वास वो एकदम कमज़ोर हो चुका था। अंदर से अपने आप को ये फ़ील कर रहा था कि मैं एकदम गधा हो चुका हूँ। ठीक है। वह घर नहीं जाना चाहता, परंतु उसके मन में ये भी था कि वो घर नहीं जाना चाहता था, पर उसके पास कोई रास्ता और भी नहीं था। अब वो करे तो करे क्या? मतलब वो घर भी नहीं जाना चाहता था, और मतलब वो ऐसा उसके अंदर आत्मविश्वास भी खो चुका था। पढ़ाई भी उसकी नहीं हो पा रही थी। तो वरदराज चुपचाप उठा, अपने सामान की पोटली बाँधी और गुरुजी के चरण स्पर्श किए और साथियों से विदा ली और आश्रम से चल पड़ा। मतलब क्या किया, गुरुजी से मिला और अपने सामान को, पोटली मतलब जो सामान था उसको बाँधा और साथियों से विदाई लेकर वहाँ से चल पड़ा। परंतु उसके पैर आगे बढ़ जाने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। मतलब वो जाने को, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी कि हम वहाँ से जाएँ। कहाँ से? आश्रम से। वो आश्रम में ही रहना चाहता था। गुरुजी भी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके आश्रम से कोई पहली बार बिना विद्या अर्जन किए जा रहा, मतलब बिना विद्या के वो कोई यहाँ से जा रहा है। ठीक है। उनके आश्रम से पहली बार ऐसा हो रहा, तो वो वरदराज ही ऐसा कर पा रहा था। ठीक है। मतलब वरदराज के ही कंडीशन में ऐसी हो रही थी बातें। अब देखिए, वो आश्रम से ही रहना चाहता था। गुरुजी बहुत दुखी थे, क्योंकि आश्रम कोई पहली बार बिना विद्या अर्जन के जा रहा था। उन्हें उसके ऊपर दया भी आ रही थी। वे स्वयं को बहुत विवश अनुभव भी कर रहे थे, इसीलिए उसे जाते हुए देखते रहे। इसीलिए वो क्या हुआ, जाते हुए उसको देख रहे हैं। ठीक है। मतलब वो जा रहा है, बहुत ही ये एक दुखदायी कंडीशन था, मतलब दुख देने वाला कंडीशन था, क्योंकि गुरुजी भी नहीं चाहते थे कि जाए, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई थी, ऐसी समय आ गया था कि इसको जाना पड़ रहा था। उधर वरदराज चला जा रहा था। सुबह से दोपहर को उसे भूख और प्यास दोनों लग गई। ठीक है। अपने घर के लिए चल पड़ा। उसे भूख और प्यास लगी। गुरुजी ने रास्ते में के लिए उसे सत्तू दे दिया था। ठीक है। उसको सत्ती दे दिया था। मतलब सत्तू आप लोग जानते होंगे। ठीक है। वह पानी पीकर सत्तू खाया। चने का एक सत्तू होता है, चने का पिसा हुआ जो होता है उसे सत्तू कहते हैं। वह पानी पीकर सत्तू खाना चाहता था, अतः वह इधर-उधर पानी के तलाश करने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक कुआँ दिखाई पड़ा। देखिए कुआँ दिख रहा है ना, कुछ दूरी पे जाने पर उसको क्या दिखाई पड़ा, कुआँ दिखाई पड़ा। वह कुएँ की ओर चल पड़ा। उसे तेज प्यास लगी हुई थी। उसे क्या, तेज प्यास लगी हुई थी। अतः उसने शीघ्रता से पानी निकाला और पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने देखा कि पानी खींचने वाली कोमल रस्सी की रगड़ से पत्थर पर गहरे निशान पड़ गए। देखिए एक कोमल रस्सी था, उस पत्थर पे क्या हो गया, खूब निशान पड़ गए। ये चीज़ वो देखता है। कौन? वरदराज, ये जो बैठा हुआ है इसको देख रहा है। ठीक है। केवल एक रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन गए। वरदास सोचने लगा। ठीक है। वरदराज क्या हो गया, सोचने लगा कि एक कोमल रस्सी है और एक पत्थर पे लगातार रगड़न से उस पर क्या हो गया, निशान हो गया। ठीक है। तो वरदराज को अनुभव हुआ
कि जब एक रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है तो मैं निरंतर अभ्यास से विद्या क्यों नहीं सीख सकता? यह संभव, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा ये सोचने लगा कि जब एक कोमल रस्सी पत्थर पर खींच-खींच के उसके ऊपर निशान घिस-घिस के क्या हो गया, निशान बना दिया, तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं भी अभ्यास करके विद्या को क्यों नहीं सीख सकता? ऐसा वो मन में सोचने लगता है, ऐसा संभव है, ये मन में सोचने लगता है, ठीक है? अब आगे के लिए कहानी देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छी बात है, आगे क्या कहता है? आगे देखिए, मुझे पिता की तरह ही विद्वान बनना है, मैं अब विद्वान बनकर ही घर वापस लौटूँगा। ये मन में क्या करता है? निश्चय कर लेता है कि मैं पिता की तरह ही अब विद्वान बनूँगा, ठीक है? अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करके वो आश्रम वापस जाने का फैसला करता है, किया और फिर उसने सत्तू खाया और खुशी से उछलता हुआ आश्रम की ओर दौड़ा। वो देखिए इतना मतलब इतना वो अपने दिमाग में कर लेता है कि जब वो पत्थर पर रस्सी लगातार रगड़ने के बाद उस पे निशान पड़ जाता है, तो मैं भी लगातार अभ्यास करूँगा, तो मैं भी विद्या को अर्जन कर सकता हूँ, मतलब सीख सकता हूँ, ठीक है? उसने आश्रम के लिए आने में समय लगा, पर वापस लौटने में कम समय लगा। वह दिन ढलने से पहले ही आश्रम पहुँच गया, वो सीधा गुरुजी के पास पहुँचा। वो तुरंत भागा-भागा गया गुरुजी के पास और मतलब जो आधा रास्ता पहुँचा तो तुरंत वापस आश्रम की तरफ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और गुरुजी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए और तत्काल बोले, "वत्स क्या हुआ? तुम घर नहीं गए?" वरदराज ने सारी बातें गुरुजी को बताई। उसने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, "गुरुजी कृपा करके मुझे एक अवसर दे दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अवश्य सफल हो जाऊँगा। मैं खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी विद्या धन लेकर जाना चाहता हूँ। अतः इस समय मेरी सहायता कीजिए। इस समय मेरी सहायता कीजिए।" ये सारी बातें गुरुजी को अपने बता देता है कि मैं बिना विद्या मतलब विद्या अर्जन किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य सफल हो जाऊँगा और मैं बार-बार अभ्यास करूँगा। गुरुजी उस पर दया आ गई। गुरुजी को उस पर दया आ गई। उसने उसे उठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "जाओ, सामान अपने कक्ष में रखो और आश्रम के कार्य में लग जाओ। विद्या अध्ययन हम कल से प्रारंभ करेंगे।" यह गुरुजी उसको बात कहते हैं कि हम लोग विद्यार्जन कल से प्रारंभ करेंगे, ठीक है? अब देखिए क्या होता है, अगले दिन वरदराज संपूर्ण इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से विद्या अभ्यास में लग गया। अब वह लगातार अभ्यास करता रहता और चाहे दिन हो रात हो, धीरे-धीरे निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत के कारण उसकी गिनती तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी में होने लगी, ठीक है? अब सोचिए वरदराज एक 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 बहुत ही मंद बुद्धि बालक था, लेकिन वो इतना अभ्यास उसके आत्मविश्वास के साथ विद्या अभ्यास करने लगा, वो लगातार अभ्यास करने, लगातार पढ़ने लगा। अब वो लगातार अभ्यास करता रहता था और चाहे दिन हो रात लगातार वो पढ़ता रहता था। धीरे-धीरे वो निरंतर अभ्यास से, कड़ी मेहनत से उसकी गिनती तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों में मतलब वो तेज़ हो गया, ठीक है? पढ़ने में वो तेज़ हो गया। उसके सहपाठियों और अन्य विद्यार्थियों ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। जब वो तेज़ होगा तो उसके विद्यार्थी, उसके दोस्त उसको चिढ़ाना बंद कर देते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में उसको सफल होता देखकर उसके मित्र और गुरुजी सभी प्रसन्न थे। एक वरदराज उस समय था जो कि एक बहुत ही मंद बुद्धि बालक था, लेकिन वो अपने अभ्यास और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास और विद्या अभ्यास से वह तीव्र बुद्धि वाला बालक बन गया। आगे चलकर वह यही वरदराज संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना। देखिए इतना बुद्धिमान ये बन गया कि एक संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना, जिसने संस्कृत व्याकरण के सुप्रसिद्ध ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी तथा अन्य ग्रंथों की रचना की है। तो आपको समझ में आ गया जो एक समय एक बहुत ही मंद बुद्धि बालक था, वह अपनी कड़ी मेहनत, अपनी आत्मविश्वास और विद्याभ्यास से वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन गया और जिसने संस्कृत व्याकरण में सुप्रसिद्ध ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर दी और अन्य भी रचना की है ग्रंथों की। तो देखिए इस कहानी से हमको पता चलता है कि हमको हमेशा कड़ी मेहनत करना चाहिए। अब देखिए क्या दिया इसका शिक्षा क्या है इस कहानी का? शिक्षा एक निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से कोई भी कठिन कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। तो बच्चों आपको भी इस बात का ध्यान देना होगा कि कोई भी कार्य अगर आपको करना है, तो आपको क्या करना होगा? लगातार निरंतर अभ्यास करना होगा। निरंतर अभ्यास करने से कोई भी कठिन कार्य को पूरा किया जा सकता है, ठीक है? आप प्रतिदिन कुछ समय ही थोड़ा समय निकाल निकाल के आपको पढ़ना चाहिए और अपने निरंतर अभ्यास करना चाहिए और अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि आप ये काम को किसी भी कार्य को कर सकते हैं और कठिन प्रयास करना चाहिए, कठिन कार्य को भी आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, इच्छा शक्ति मतलब मन के अंदर शक्ति है और आपके अंदर कड़ी मेहनत है और बार-बार आपके अंदर निरंतर अभ्यास है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, निरंतर अभ्यास है तो आप किसी भी कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी समाप्त हो गई। आज की कहानी का जो चैप्टर नंबर 2 था, वरदराज की कहानी थी। वरदराज एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत का ज्ञानी बन जाता है, प्रकांड विद्वान बन जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।